मैं इस बात को नहीं मानता कि एक सरकारी नौकरी एक पेडेस्टल पे रख के देखी जानी चाहिए कि साहब सरकारी नौकरी है तो उसमें पेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कड़वी हकीकत है ना इस देश की। ये कड़वी हकीकत है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस के लाभार्थी बन जाएं, आपने नहीं ले रखी अलग बात है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके न्यूज़ चैनल्स में कोई डिबेट होती हुई नहीं दिखाई देती, अक्सर नहीं होती हुई दिखाई देती है। और जब कभी भी न्यूज़ चैनल्स में कोई डिबेट आती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री हैं, उनको हम अनर्थशास्त्री भी कहते हैं कई लोग, तो ये अपने मुफ्त का ज्ञान बांटने आ जाते हैं। और मुफ्त के ज्ञान में ये ओल्ड पेंशन स्कीम को यदि लागू किया जाए तो देश के लिए आत्मघाती कदम बताते हैं। देश आर्थिक कंगाली की ओर चले जाएगा और देश 30 वर्ष पीछे चले जाएगा, ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं। तो हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाइव डिबेट्स के अंश दिखाएंगे, जिसमें कि एंकर के द्वारा जब इन अर्थशास्त्रियों से सवाल पूछा जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बारे में, तो उनके द्वारा किस प्रकार का मुफ्त का ज्ञान बांटा जाता है। और इसके जवाब में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के द्वारा उनको किस प्रकार से जवाब दिया जाता है इन अर्थशास्त्रियों को, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम किसी अन्य डिबेट का भी एक अंश दिखाएंगे, जिसमें एंकर के द्वारा जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछा गया, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोधी दल हैं, उनके नेता के द्वारा इसको मुफ्त की रेवड़ी तक कहा गया। तो पहले हम एक डिबेट का अंश आपको दिखाते हैं, जिसमें एंकर अर्थशास्त्री से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उसके बाद अर्थशास्त्री किस प्रकार से अपना ज्ञान बांट रहे हैं। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद विजय कुमार बंधु जी का वक्तव्य भी सुनाएंगे हम आपको। तो पहले हम एंकर का वक्तव्य सुनाते हैं कि उनके द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया। चलिए देखते हैं वीडियो में। की बिना पर ही ये विमर्श पहले हो रहा था कि एनपीएस ज्यादा तार्किक है, फिस्कली प्रूडेंट है, मुकम्मल है, रिटर्न अच्छे मिलेंगे और पुरानी पेंशन योजना बेड़ा गर्क करेगी। अब सरकार ही रिव्यू कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संदीप, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं, पहली बात तो, पर मैं एक चीज जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर 85% लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, आपने जो डेटा दिया 2 करोड़ लोग, मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सारे एम्प्लॉयज गिन रहा हूं, उनके 5-5 फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, मैंने एवरेज लिए, तो करीब करीब 10 करोड़ की आबादी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैंने इसमें पीएसयू भी ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लिए, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी ले लिए। 10 करोड़ लोग एक तरफ और बाकी के 40 करोड़ लोग एक तरफ। तो मैं पहला समर्थन तो यह करता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक सरकारी नौकरी एक पेडेस्टल पे रख के देखी जानी चाहिए कि साहब सरकारी नौकरी है तो उसमें पेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कड़वी हकीकत है ना इस देश की। ये कड़वी हकीकत है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस के लाभार्थी बन जाएं, आपने नहीं ले रखी अलग बात है, और एक सरकारी आदमी, दोनों को एक बराबर प्लेइंग फील्ड मिल रही है। क्यों एक सरकार, मैं सरकारी एम्प्लॉयज के खिलाफ नहीं हूं, पर उसको एक अलग पेडेस्टल पे क्यों रखा जाए, पहली बात। ये तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ी दूसरी तस्वीर भी दूं। आज ही मैं एम्स के बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके साथ नाश्ता किया। इज अ फेमस डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एम्स में कितनी तनख्वाह होगी, मैं कभी तनख्वाह नहीं पूछता हूं, 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख के बीच में है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो शायद डबल तनख्वाह मिले। डबल नहीं, 20-25 लाख से नीचे की उनकी काबिलियत नहीं आकी जाएगी। वो सरकारी कर्मचारी देश में योगदान दे रहे हैं। तो आपका मतलब उन्होंने बलिदान किया हुआ है एक तरह से। सरकारी कर्मचारी, टैलेंट वाले लोग सरकार में रहकर देश में योगदान करने वालों की तादाद भी है ना। मैं संदीप उस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो निजी क्षेत्र के एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भेदभाव क्यों, पहली बात। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, क्या यह सच नहीं है कि अगर ये पेंशन आती रहती है, इसी तरीके से ओपीएस की बात कर रहा हूं, तो आने वाली जो युवा पॉपुलेशन है उनकी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी। मतलब वो सरकारी नौकरी देखने का, इसको अट्रैक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है अभी शॉर्ट चेंज हो रहा है सरकारी कर्मचारी। ये जो अट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है जो रास्ता निकलेगा वो बीच का निकलेगा, जो आंध्रा का मॉडल है 33%, 30%, 40%, कुछ आप फिक्स कर दीजिए। बाकी देखिए जो एनपीएस में से रिटर्न आता है 10% आता है, जहां पर एक हिस्सा लगाया जाता है जिसमें 10%
इक्विटी में जाता है, दूसरा हिस्सा 30% इक्विटी में जाता है, तीसरा हिस्सा 50% इक्विटी में जाता है और बाकी का फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज में जाता है। और सरकारी कर्मचारी को पता ही नहीं होता कहां पर टिक मार रहा हूं। उसको इससे मतलब नहीं है। वो जब रिटायर हुआ गलती हो गई। क्योंकि बीच का जो रिटर्न है वो जो है वो आपका 6-7-8% तक रहता है, इसलिए आपको उसमें लो रिटर्न दिखता है। अब सवाल देखिए, नहीं, लो रिटर्न की बात नहीं है। आप पूरा पैसा फर्ज कीजिए, अगर आप पैसा निकालना चाहें इस एनपीएस में से 25% से तो ऊपर निकाल ही नहीं पाएंगे, वो भी 3 किस्तों में, उसमें भी गैप देना होगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से क्यों ही होती है। ये जो तो मेरी बुढ़ापे की या मेरी हारी बीमारी की, घर में कोई दिक्कत आ गई, बच्चे को विदेश भेजना है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, मैं पैसे ही ना निकाल पाऊं, मेरा पैसा। मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं संदीप, और मैं इस मेथड के सपोर्ट में, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ये कुछ अर्थशास्त्री फंड मैनेजर्स बैठकर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया सारे फंड को। अगर वो स्टेट ही ब्रोक हो जाएगी, अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रोक, अगर वो स्टेट के फंड्स ड्रेन आउट हो जाएंगे, मतलब स्टेट्स के पास विकास के लिए किसी चीज के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आप इस ओपीएस को कैसे सस्टेन करेंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी साइड में आइए कि अगर एक सरकारी एम्प्लॉय 80-85 साल उसकी उम्र ले लीजिए, अगर उसको पेंशन, उसके जाने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, आपने कहा बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सरकारी नौकरी आज से 30 साल पहले शायद इसीलिए ज्वाइन करी, मैं एक एम्प्लॉय की तरफ से बोल रहा हूं कि मुझे पेंशन मिलेगी। भैया शादी के टाइम ये बात रखी जाती थी, ये सरकारी नौकरी है, पेंशन पक्की है, सारी उम्र की गारंटी है, यही होता था जब नौकरी। अब अगर वो लाठी छीन ली जाती है तो वो सरकारी नौकरी कितनी अट्रैक्टिव रह जाती है। तो उसमें जो एड ऑन्स हैं उनको हटा दीजिए, जब तक कर्मचारी जिंदा रहेगा उसे ही मिलेगी। देखिए ये और कन्वीनियंट प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, मुझे लगता है जो बीच का रास्ता है, ये जो आंध्रा वाला मॉडल है, मुझे लग रहा है सबसे कामयाब संदीप यही मॉडल रहने वाला है। 33% फिक्स कर दीजिए, बाकी का आप रिटर्न बेस कुछ मिक्स करके 40-42% के करीब आ जाएगी और उससे बात बन जाएगी। दोनों तरफ आगे कुआं है, पीछे खाई है, बीच में कहीं रस्सी पे आपको पकड़ के लटकना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। इसका और कोई हल नहीं है विजय बाबू। क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला खेल होगा, वो तैयार होगा बीच का रास्ता। तो साथियों, आपने सुना ये अर्थशास्त्री महोदय का मुफ्त का ज्ञान, और अब इसके जवाब में विजय कुमार बंधु जी के द्वारा क्या जवाब दिया गया, ये भी आप सुनिए और जानिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की वास्तविक हकीकत क्या है, और सरकारी कर्मचारी हों या शिक्षक हो, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार क्यों हैं। आपको कबूल होगा? जी, मैं सबसे पहले तो जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोरोना का वो दौर सबने देखा है, और उस समय वही कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी, वही नर्स, वही डॉक्टर, वही ट्रैकमैन, वही रेलवे का कर्मचारी, वही नर्स और डॉक्टर पूरे देश को, समाज को बचाने का काम किया। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, कोई स्पेशल क्यों है? कोरोना के समय में क्या एक भी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अस्पतालों में क्या दिखाई पड़ा? वही सरकारी कर्मचारी आपका वैक्सीन ले गया, वही दवाएं ले गया, वही आपकी वैक्सीन दिलाया। आप स्पेशल कर रहे हैं, एक मिनट सर, और आप स्पेशल की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारियों पे तो स्पेशल की बात उठा दिया, आपने राजनेताओं पे कभी उठाया? अभी संसद चल नहीं पाई, कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता हम नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उस पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन पेंशन भत्ते की क्या जरूरत है, आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा कि यहाँ पर अर्थशास्त्री बनाया है, एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है, ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, मैं एक बात और करा। अटल जी जब इस पेंशन पे सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है, तो लोगों ने कहा नहीं हमें तो राष्ट्र प्यारा है। तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं, कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं, आप तो लोक सेवक हैं, क्या जरूरत है आपको? कितने साल ने छोड़ा? एक मिनट विजय भाई, देखिए मैंने विजय भाई आपकी पूरी बात सुनी, दूसरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विजय भाई, अब हम आपको एक अन्य न्यूज चैनल की लाइव डिबेट का कुछ अंश दिखाते हैं, जिसमें जब न्यूज एंकर के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूछा गया, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम के कट्टर विरोधी दल हैं, उनके समर्थक के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को मुफ्त की रेवड़ी तक कहा गया। तो चलिए अब इस डिबेट का भी कुछ अंश सुन लेते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने जो सवाल किया, क्योंकि आप ही के घर से आवाज उठी है, ये वो है चेहरे जो सरकार चला रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। अब मुझे एक छोटे से उत्तर दीजिए आप, उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस?
एकदम है। पक्का सर? पक्का। तो इसका मतलब आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ओपीएस लागू नहीं करेंगे? देखिए, रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे एक बात तो तय मान लीजिए। नहीं, आपके अकॉर्डिंग रेवड़ी है, तभी मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जो अतिरिक्त लाभ देता है, चाहे वो जिस भी सरकार के माध्यम से आया हुआ हो, हम उसको रेवड़ी कहते हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके दी जाती है, उसको हम रेवड़ी मानते हैं। जो आप बांटते हैं वो तो रेवड़ी की हमारी श्रेणी में नहीं आता, ओपीएस आम रेवड़ी की श्रेणी में आता है। आम आदमी पार्टी के, एक बार मैं बता रहा हूँ सर, सुन लीजिए। नहीं, जो आप कर्जे उद्योगपतियों के माफ करते हैं वो रेवड़ी में नहीं आता, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपनी पुरानी पेंशन मांगे तो वो रेवड़ी में आता है। आपको एक बात आप देखिए, उद्योगपति और कर्मचारी को बार बार आप तुलना करते हैं। उद्योगपति के साथ एक मिनट सर, क्यों सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? राजनेता आप क्यों लेते हैं पेंशन? आपको एक राजनेता की, सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा। हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए, आप जो राजनेता रहेगा ना उसके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। जनता उसके दरवाजे पर जाती है। सुनिए मेरी बात, हर कोई संजय सिंह नहीं होता। देखो, राजनेता से घृणा की दृष्टि से क्यों नहीं, मैं घृणा की आप देखिए, हजार जनता डेली पहुंचती है। आप सेवा कर रहे हैं, जनसेवा तो उसे जनसेवा कहेंगे। देखिए नहीं, और जो अग्निवीर है, आप वो जनसेवा नहीं है, वो तो बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा, उसकी पेंशन का फिर क्या? अग्निवीर वो भत्ता है, आप समझिए, अग्निवीर वो भत्ता है जो अनुभव भी देती है, जो राष्ट्रवाद भी देती है। तो सर, युवाओं को एक जो भत्ता ग्राम प्रधान 10-10 हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, फिर वो भी जनसेवा ही है। अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकता। तो सर, योजना में वही तो पूछ रहा हूं, आपको अपनी पेंशन चाहिए, लेकिन अग्निवीरों की पेंशन का क्या है? कि वो अग्निवीर में बहाल हो जाए, वो बॉर्डर पर देश की सेवा भी करे, संजय वो डिसिप्लिन भी सीखे और पैसे भी कमाए। संजय जी, जो नेताओं को पेंशन मिले वो रेवड़ी नहीं है। चावला साहब, आप एक नेता के घर पे जाके देखिए, वहां जनता का एक विश्वास है और जनता उनके घर पर, चाहे नेता जब तक मर नहीं जाता है, जनता उनके घर को घेर के रखता है, उसके पास जाती है, उससे सेवा लेती है, उसके पास कार्य कराती है। क्या एक नेता, अगर उसको मान लीजिए नेता उसके ऊपर कुछ कर, वो कहां से लाएगा, वो क्या करेगा? आप इस बात को समझिए। जिसने एक बार नेता का सिंपल लगा लिया ना, उसके पीछे जनता का भीड़ देखिए, उसके घर पर एक आने जाने का एक विश्वास देखिए, उसके अपने टेलीफोन है, उसके अपने आने जाने खर्चा। ये हमारे प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, प्रजातंत्र के अंदर एक डेमोक्रेसी है। आपकी पेंशन आपका अधिकार है, ये कंपनी अधिकार नहीं है, जरूरत है। बिल्कुल अधिकार है आपका, जरूरत है और जरूरत के हिसाब से। आप कह रहे हैं नेताओं के पीछे लोगों की भीड़ देखिए, लोगों का हुजूम देखिए। कभी जब 1000 कप चाय जब पिलाने पड़ते हैं ना चावला साहब, संजय जी, जो लोग जाते हैं, आप उनको 1 कप चाय तो पिलाओगे। प्रजातंत्र के अपने शिष्टाचार भी होते हैं। संजय जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपके दर्द, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, लेकिन जब देश का जवान सरहद पर जाकर शहीद होता है और जब उसकी अंतिम यात्रा होती है, वो तो अमर है, अमर हो गया, तब इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती होगी आपकी रैली में जितनी उसकी अंतिम यात्रा में होती है हमारे देश के जवान की। तो इसलिए ये बात मत बोलिए कि हम लोगों के पास भीड़ है ना? नहीं सर, सुनिए, देश के लिए शहादत देने वाला ना कोई नेता और लीडर से कम नहीं है। और जो भीड़ होती है ना, वो जेन्युइन भीड़ होती है, वो भीड़ एक भावनात्मक भीड़ होती है। और जो नेताओं की यहाँ भीड़ होती है, जो नेताओं के यहाँ होती है, रोजाना जरूरत की भीड़ होती है, रोजाना जरूरत की भीड़ होती है। करना चाह रहे, फिर आगे बाजा जी के पास। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री हो गए या जो विभिन्न दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करते हैं, भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं और यहाँ तक कि उनको मुफ्त की रेवड़ी तक कहते हैं। और चाय पीने के लिए यदि नेताओं के यहाँ भीड़ उमड़ती है तो इसलिए उनको ओल्ड पेंशन स्कीम या पेंशन देनी चाहिए और कर्मचारियों को नहीं देनी चाहिए, ये कहाँ का न्याय है? तो आप खुद आंकलन कीजिए और ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली के लिए अपनी लड़ाई को पहले की भांति जारी रखिए। धन्यवाद।